नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि जहां पर अभी तक सभी को ही पता चल जाता है कि रोहित मारवा ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, वो बस अपने मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी के ऑफिस में ही लगातार मीटिंग पर मीटिंग लिए जा रहा है। धनंजय के द्वारा जब करण को ये बात पता चली तो उसने शारदा को उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए बोल दिया था। और इधर जब स्वाति मल्होत्रा ने अनिका से ये सब पता चला तो स्वाति ने भी यहाँ पर अंजलि से खाना पैक करवाने के लिए बोल दिया था। और इधर अनिका तो यहाँ पर खुद किचन में रोहित के लिए उसके ब्रेकफास्ट बना रही थी। इधर करण शारदा को कहने के बाद आलिशा से मिलने के लिए चले गए थे और जब वो आलिशा से मिल लेते हैं तो उससे बात करने के बाद अब वो वापस से वहां से बाहर निकल कर जाने लगते हैं। करण गुलेरिया जैसे ही अब बाहर आते हैं तो वो यहाँ पर वहां से आने के बाद हॉल में आ जाते हैं। जैसे ही वो हॉल में आते हैं तो वो देखते हैं कि उसके कहे अनुसार शारदा ने टिफिन पैक कर दिया था। और इधर जैसे ही करण ने टिफिन को पैक देखा तो करण गुलेरिया जैसे ही करण गुलेरिया को इधर शारदा ने देखा तो वो शारदा कहती है, साहब आपने 3 लोगों का खाना कहा था, मैंने इसमें 4 लोगों का खाना पैक कर दिया है। शारदा की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, ये तो अच्छी बात है शारदा, एक काम करो तुम इसे मेरी गाड़ी में रखवा दो। अब करण की ये बात सुनते ही शारदा कहती है, जी साहब मैं भी रखवा देती हूँ। यहाँ शारदा करण के कहे अनुसार अब एक स्टाफ को इशारा करके बुलाती है। जैसे ही शारदा ने उस स्टाफ को बुलाया तो वो भी यहाँ पर उसका इशारा मिलते ही उसके पास आ जाता है। और अब शारदा उस स्टाफ से कहती है कि इसे करण साहब की गाड़ी में रख दो और हाँ ध्यान से रखना। शारदा की ये बात सुनते वो स्टाफ फिर बाहर पार्किंग की तरफ जाने लगता है। इधर कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब वो करण गुलेरिया की गाड़ी में उस खाने को रख देता और यहाँ करण गुलेरिया अब पार्किंग में आ जाते हैं। उन्हें देखकर अब ड्राइवर कहता है, सर कहाँ जाना है। अब उस ड्राइवर की इस बात पर करण गुलेरिया कहते हैं, मारवा हाउस ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेडक्वार्टर की तरफ जाना है, गाड़ी उसी तरफ ले लो। अब करण की ये बात सुनते ही ड्राइवर कहता है, ठीक है सर। यहाँ ड्राइवर अभी गाड़ी को पार्किंग से निकालकर अब गेट के पास लेकर आ जाता है। तो वहीं करण गुलेरिया पीछे के दरवाजे को खोलकर बैठ जाते हैं और कुछ ही देर में अब करण गुलेरिया की गाड़ी यहाँ पर मारवा हाउस ऑफ कंपनीज के लिए निकल जाती है। एक तरफ जहाँ पर करण गुलेरिया रोहित के लिए ब्रेकफास्ट लेकर निकल चुका था क्योंकि वो धनंजय की तरफ से रोहित को समझाना चाहता था। तो इधर दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में भी स्वाति मल्होत्रा के रिक्वेस्ट पर यहाँ पर अंजलि मामी ने कुछ ही देर में ब्रेकफास्ट पैक करवा दिया था क्योंकि यहाँ पर भी मल्होत्रा हाउस में खाना बनाने के लिए स्टाफ पहले से ही तैयार था, इसलिए उससे कहकर उन्होंने सारा का सारा खाना तैयार करवा दिया था। इधर जैसे ही स्वाति मल्होत्रा अब अपने रूम से रेडी होकर नीचे आ जाती है तो वहाँ पर अब किशन मामा भी रेडी होकर अब स्वाति का ही वेट कर रहे थे क्योंकि आज किशन मामा खुद स्वाति के साथ ड्राइवर बनकर जाने वाले थे। तो यहाँ स्वाति मल्होत्रा अब किशन मामा से कहती है, तुम मेरे साथ चल रहे हो किशन। अब स्वाति की बात पर किशन मल्होत्रा कहते हैं, हाँ मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा यहाँ, क्योंकि तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। या अंजलि मामी कहती है, यहाँ पर सब कुछ रेडी हो गया है। इधर ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, थैंक यू सो मच अंजलि कि इतने कम समय में तुमने मेरा कहा किया और इतनी जल्दी खाना पैक कर दिया। इधर इससे पहले के यहाँ पर अंजलि कुछ भी कहती तब अब किशन मामा कहते हैं, हमें जाना कहाँ है स्वाति, देखो गाड़ी में चलाने वाला हूँ तो मुझे तो पता होना चाहिए ना कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं।
इधर किशन की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, पहले पहले गाड़ी में तो बैठे, उसके बाद ही तो मैं तुम्हें बताऊंगी ना कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, इसलिए अभी पहले गाड़ी में बैठो। अब स्वाति की बात सुनते ही अब किशन मामा कहते हैं, ठीक है मेरी माँ, तुम तब तक यहाँ पर वेट करो, मैं तब तक गाड़ी को पार्किंग लॉट से निकाल कर यहाँ पर लेकर आता हूँ। किशन की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और यहाँ किशन मामा अब बाहर की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि वो पार्किंग एरिया से अपनी गाड़ी को लेकर आने वाले थे। और यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा और अंजलि मामी दोनों ही अब घर के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती हैं। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही किशन मल्होत्रा गाड़ी लेकर आते हैं तो यहाँ स्वाति मल्होत्रा पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है, तो वहीं अंजलि मामी अब उनके हाथ में वो टिफिन देते हुए कहती हैं, जल्दी आना स्वाति, वैसे आप दोनों को पता है ना कि बहुत सी तैयारियां करनी है, क्योंकि देखो हमारे पास बिल्कुल ही कम समय है। अब तो क्योंकि आज का भी दिन आ ही गया है, तो अब तो 9 ही दिन मानकर चलो, इसलिए हमें सारी की सारी तैयारियां सही समय से पहले करनी है। अब अंजलि की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अंजलि तुम चिंता मत करो, तुम गेस्ट लिस्ट माँ के साथ मिलकर बना लो और कार्ड की डिजाइन्स मंगवा लो, बाकी हम आकर तुम्हारी हेल्प कर देंगे। तुम ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि जब हम सब मिलजुल कर ये काम करेंगे तो 10 दिन बहुत है हमारे लिए। इस बात पर अब अंजलि मल्होत्रा कहती है, ठीक है, मैं अपने काम में लगती हूँ। यहाँ अंजलि मामी को बाय बोलकर अब स्वाति और किशन मामा वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पर अब अंजलि मामी कहती है, चलो चलो अंजलि, बहुत काम पड़ा हुआ है, क्योंकि कहने को भले ही 9-10 दिन पड़े हुए हैं, लेकिन काम इतना ज़्यादा है कि मुझे तो पता नहीं क्यों मुश्किल ही लग रहा है कि इतने कम समय में हम कैसे इतनी सारी तैयारियां करेंगे। अरे वो कोई छोटी मोटी पूजा पाठ थोड़ी ही ना है, अरे वो तो एक शादी होनी है, और वो भी मेरी बेटी की। इसलिए अभी ये कहते हुए ही अंजलि मामी अब घर के अंदर चली जाती है। इधर मारवा हाउस में यहाँ पर सनी अपनी गाड़ी के पास खड़ा अनिका का ही वेट कर रहा था, क्योंकि अनिका सनी के साथ मारवा हाउस ऑफ कंपनी में जाना चाहती थी, इसलिए उसने सनी को पहले ही बोल दिया था। और इसलिए सनी भी अपनी गाड़ी को निकाल कर बाहर अनिका के ही आने का वेट कर रहा था। वहाँ अनिका भी अपने रूम में आज रोहित का फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन वाइट और रॉयल ब्लू का कॉम्बिनेशन की साड़ी पहने हुए थी, क्योंकि इस कलर का कॉम्बिनेशन रोहित का भी फेवरेट होता था। इधर अपने एक हाथ में वो वाइट कलर का ब्रेसलेट और दूसरे हाथ में उसने एक वॉच डाली हुई थी। अनिका ने पील नेकलेस विद पील इयररिंग्स पहना हुआ था। बाल आज अनिका ने खुले रखे हुए थे, बस उसने और यहाँ पर अपने चेहरे पर एक हल्का सा मेकअप किया हुआ था। अब ये मेकअप करने के बाद अनिका ने अब अपने चेहरे पर माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाकर अब परफ्यूम लगाने लगती है। अनिका पूरी तरह से रेडी हो गई थी। पूरी तरह से रेडी होने के बाद अब अपने आप को एक तरफ मिरर में अच्छी तरह से देखने के बाद अब अनिका अपने पर्स में कुछ इम्पोर्टेंट स्टफ को रखती है और वो अब अपने रूम से अपने पर्स को उठाकर बाहर जाने ही लगती है। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही अनिका बाहर आती है तो अनिका देखती है कि सनी तो पहले से ही उसका ही वेट कर रहा था। इसलिए सनी के पास जाने के बाद अब अनिका कहती है, चले सनी। अब अनिका की इस बात पर सनी कहता है, भाभी यू लुक फैबुलस। सच में मैं बता नहीं सकता कि आज आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। बस काश अभी यहाँ पर रोहित भैया होते तो सच में वो फिर से अपना दिल हार बैठते। सनी की इस बात पर अब अनिका कहती है, थैंक यू सनी, और हाँ चलो अभी ये मस्करी बाद में करना, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। वहाँ पर मिस्टर मारवा ने सच में ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होगा। और हाँ सनी, एक बात और, आज गाड़ी मैं ड्राइव करने वाली हूँ। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब सनी कहता है, ठीक है भाभी। यहाँ अब सनी अनिका की बात को मानकर अब अपनी गाड़ी से उतरकर वो अब यहाँ पर पैसेंजर सीट की तरफ आकर बैठ जाता है। तो वहीं अनिका अब यहाँ पर ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ जाती है और वहाँ जाने के बाद वो ड्राइवर वाली सीट पर बैठ जाती है और कहती है, सनी अपनी सीट बेल्ट लगा लो।
अनिका की ये बात सुनते ही अब सनी अपनी सीट बेल्ट लगा लेता है और कहता है, भाभी मैं रेडी हूँ। इधर ये सुनते ही अब अनिका अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देती है और वो अब अपनी गाड़ी को एक हवाई जहाज की स्पीड की तरह दौड़ाने लगती है, क्योंकि अनिका जब भी गाड़ी चलाती थी तो उसकी गाड़ी की स्पीड कुछ कम नहीं होती थी हमेशा, क्योंकि उसके टाइम के अकॉर्डिंग वो हमेशा उसकी स्पीड ज़्यादा ही रहती थी। इधर गुलेरिया हाउस में यहाँ रिया अभी अपने रूम में बैठकर अपने फ़ोन पर एक वीडियो देख रही थी। जब वो यहाँ पर पूरा वीडियो देखती है तो वो अब अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिंसेस लतिका से कहती है, लतिका मुझे कुछ करना है। इस बात पर अब लतिका कहती है, तुम्हें क्या करना है रिया? अब लतिका की ये बात सुनते ही रिया कहती है, मैंने ये फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी देखी है और मैं अपने डैड के लिए इसे बनाना चाहती हूँ, जिससे मेरे डैड मेरे ऊपर बहुत सारा प्राउड फील करें और मैं उन्हें ये अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ। अब रिया की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर पिंकी कहती है, लेकिन रिया शारदा आंटी तो किचन में है, इसलिए जब तक शारदा आंटी किचन में है तब तक तो वो हमें किचन के अंदर जाने भी नहीं देगी, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? क्योंकि जब तक शारदा आंटी किचन में है तब तक तो ये सब कुछ इम्पॉसिबल है। अरे इससे तो अच्छा होगा कि हम शारदा आंटी को कह दें तो वो हमारे लिए ये रेसिपी बना देगी। अब पिंकी की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, फिर क्या मतलब है? मुझे डैड के लिए अपने हाथों से बनाना था, क्योंकि मुझे नहीं खाना ये, और मैं चाहती हूँ कि अपने डैड के लिए मैं ये खुद अपने हाथों से बनाऊं। वैसे एक आइडिया है, एक काम करती हूँ, मैं नानू से कहूँगी कि वो इसे बनाने में मेरी हेल्प करें, क्योंकि अगर मैं नानू को ये सब कहूँगी तो एक तो नानू भी मुझे मना नहीं करेंगे और नानू के सामने तो शारदा आंटी भी हमें मना नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हम नानू की देखरेख में ये सब करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे नानू अपनी एंजल को बिल्कुल भी मना नहीं कर पाएंगे। रिया की इस बात पर पिंकी कहती है, वाओ सच ए नाइस आइडिया रिया। ठीक है, मैं भी अब अपने नानू से कहती हूँ कि वो भी हमारी हेल्प करें, क्योंकि अगर आप अपने नानू को कहेंगी तो मेरे नानू भी तो अभी यहीं पर ही हैं, गुलेरिया हाउस में ही, तो वो भी यहाँ पर मेरी हेल्प कर देंगे। अब यहाँ पर क्योंकि रिया और पिंकी दोनों ही अब अपने अपने नानू को उनकी हेल्प करने के लिए कहने वाली थी, तो उन दोनों की ही बातों को सुनकर अब प्रिंसेस लतिका भी कहती है, ठीक है फिर चलो कोई नहीं, हम भी नानू को और बड़ी रानी दोनों से ही कहेंगे, क्योंकि मेरे तो नानू नानी दोनों ही यहाँ पर है ना, तो इसलिए मैं भी उन दोनों को ही कहूँगी। लतिका की ये बात सुनते ही अब रिया कुछ सोचने लगती है। अब वो कहती है, ओ माय गॉड। अब यहाँ पर रिया की ये बात सुनकर अब पिंकी कहती है, क्यों क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों कह रही हो रिया? अब पिंकी की इस बात पर रिया कहती है, अरे मेरी नानी माँ का तो बर्थडे भी तो है, अरे मैं ये कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि मम्मा ने मुझे बताया था कि नानी माँ की बर्थडे डेट क्या है और उनका बर्थडे आने वाला है। अब रिया की ये बात सुनते ही पिंकी कहती है, सच में तुम्हारी नानी माँ का बर्थडे आ रहा है? फिर तो रिया देखो, हमें उनके लिए कुछ ना कुछ तो सरप्राइज प्लान करना ही चाहिए। क्या कहती हो तुम इसके बारे में? अब यहाँ पर रिया कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, हमें कुछ तो प्लान करना चाहिए। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब लतिका इन दोनों की बातों को सुनकर कहती है, हाँ ये तो मैं भी जानती हूँ कुछ करना होगा, लेकिन क्या रिया तुमने कुछ सोचा है क्या? देखो अगर तुमने कुछ सोचा है तो अभी ही बता दो। अब रिया यहाँ पर कहती है, मम्मा हर साल नानी माँ के लिए प्रेयर करती थी, इस साल तो नानी माँ हमारे साथ ही है ना, तो देखो बहुत ही मजा आएगा। रिया की ये बात सुनते ही प्रिंसेस लतिका कहती है, तो फिर अगर हमने अभी तक देखो रिया, अगर तुमने अभी तक इसके बारे में कोई प्लान नहीं किया है तो हमें जल्द से जल्द मिलकर कोई एक प्लानिंग शुरू करनी चाहिए, और इस प्लानिंग में हमें आर्यन या सोरा अलेक्जेंडर की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि देखो अब हमारे पास समय कम है
और हम इस प्लान में जितने ज़्यादा होंगे उतना ही हम जल्दी अपने काम को कर पाएंगे। इस बात पर अब रिया कहती है, हाँ ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, फिर चलो हमें उनके रूम में ही चलना चाहिए। यहाँ पर वो तीनों अभी अपने भाइयों के रूम की तरफ जाने लगती हैं तो इधर दूसरी तरफ मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज में अपने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर रोहित कहता है, अगली मीटिंग कब की है चिराग? अब रोहित की इस बात पर अब चिराग कहता है, सर अगली मीटिंग तो 2 घंटे बाद की है। मेरे ख्याल से अब आपको घर चले जाना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि रात से ही आप अपने काम में बिजी हैं। इवन आपने कुछ खाया तक नहीं है, इसलिए तब तक अगली मीटिंग में समय है, तब तक आप 1-2 घंटे का रेस्ट कर सकते हैं सर। चिराग की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है कि तुम जाओ, जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लो, मुझे वो फाइल दे दो, तब तक मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं तब तक इन फाइल में देखता हूँ कि इनमें क्या है। अब रोहित की ये बात सुनते ही चिराग अब एक फाइल को रोहित को दे देता है। हालांकि चिराग रोहित को बिल्कुल भी वो फाइल नहीं देना चाहता था क्योंकि चिराग भी जानता था कि रोहित को रेस्ट की जरूरत है, लेकिन चिराग एक पल के लिए ये भी सोचता है कि अगर उसने रोहित का कहा हुआ काम नहीं किया तो फिर रोहित को गुस्सा आ सकता है, उसके सर को गुस्सा आ सकता है, तो इसलिए उसके गुस्से का शिकार चिराग नहीं बनना चाहता था। और अब यहाँ पर वो उसे रोहित को फाइल दे देता है और कहता है, सर ठीक है, अगर आप मेरी बात नहीं सुन रहे तो कोई बात नहीं, तो आप ये फाइल लीजिए, तब तक मैं आपके लिए कॉफी लेकर आता हूँ। चिराग की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, नहीं चाहिए मुझे, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई कॉफी वॉफी नहीं चाहिए। और हाँ, सबसे पहले एक बात और, तुम यहाँ से जाओ और सबसे पहले तुम कुछ खा लो क्योंकि तुम भी तो तब से ऐसे ही लगे हुए हो। इसके बाद अब प्रेजेंटेशन और कोटेशन पर बात करते हैं। रोहित की इस बात पर अब चिराग कहता है, ठीक है सर। और ये कहते हुए ही चिराग अब बाहर जाने वाला ही था कि तभी अब उसके कानों में रोहित मारवा की आवाज आती है जो कि कह रहा था, ध्यान रहे चिराग, बाहर से अंदर कोई भी मेरे कैबिन में नहीं आना चाहिए। खबरदार अगर कोई भी मेरे इस कैबिन के अंदर आ गया तो। अब ये सुनते ही चिराग कहता है, ओके सर, मैं ध्यान रखूंगा। और ये कहते हुए ही चिराग बाहर निकल कर जाने लगता है और वो अब अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने लगता है क्योंकि सच में चिराग की बैठे बैठे तो पूरी की पूरी बॉडी ही अकड़ गई थी। या अब चिराग को इस तरह से स्ट्रेचिंग करता हुआ देखकर अब अब्दुल उसके पास आता है और अब अब्दुल उससे कहता है, क्या हुआ है चिराग, बॉस घर कब तक जाएंगे? अब अब्दुल की इस बात पर अब चिराग कहता है, पता नहीं यार, तू एक काम कर, यहाँ पर देखना कि कोई भी अंदर ना जा पाए क्योंकि बॉस ने सीधे ही आदेश दिया है कि यहाँ पर उनके कैबिन में कोई भी अंदर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने सीधे किसी को भी वहाँ जाने से मना किया है और तब तक मैं कैफेटेरिया में जाकर कॉफ़ी पी कर आता हूँ। बहुत ज़्यादा काम हो गया है यार आज तो। इस बात पर अब अब्दुल कहता है, चिराग अगर तुम कैफेटेरिया जा ही रहे हो तो अपना फ़ोन लेकर जाओ क्योंकि तुम्हारे घर की बॉस का बार फ़ोन आ रहा था, वो बार मुझे फ़ोन कर रही है और सच में मुझे ये फ़ोन उठाना बड़ा ही मुसीबत का काम लग रहा है क्योंकि ये तुम्हारा पर्सनल फ़ोन है। अब जैसे ही अब्दुल ने ये कहा तो उसकी ये बात सुनते ही चिराग कहता है, अभी तो मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है अब्दुल, मैं किसी और से बात करूं यार, रात भर से सोया भी नहीं हूँ। हम पता नहीं बॉस को क्या ही हो गया है सच में, क्योंकि हुआ यहाँ पर बॉस को है लेकिन हालत टाइट हम दोनों की हो गई है और सबसे ज़्यादा तो मेरी, इसलिए मैं भी किसी का भी कॉल नहीं उठा सकता। चिराग की इस बात पर अब अब्दुल कहता है, अनिका मैडम से झगड़ा तो नहीं हो गया है ना सर का, क्योंकि ऐसा तो तभी हो सकता है कि जब इनका अनिका मैडम से झगड़ा हो गया हो, शायद उसी का गुस्सा वो यहाँ पर अब अपने काम पर निकाल रहे हो। अब अब्दुल की इस बात पर चिराग कहता है, तुम अभी देखो अब्दुल, अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ क्योंकि जब तुम्हारे दिमाग के ये घोड़े दौड़ते हैं ना तो बात कुछ और होती है, लेकिन तुम्हारे घोड़े हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही जाते हैं। इसलिए अभी अपने इस दिमाग के घोड़ों को थोड़ा सा लगाम
काम दो। तुम बस उस घोड़ों को बांधकर यहाँ पर अपने काम पर ध्यान रखो। मैं बस अभी आता हूँ, ध्यान रहे कि कोई भी अंदर ना जा पाए। अब चिराग की इस बात पर अब्दुल कहता है, ठीक है यार। यहाँ पर चिराग और अब्दुल अभी बात कर ही रहे थे कि तभी अब यहाँ पर उनके कानों में लिफ्ट के खुलने की आवाज आती है। जैसे उन्हें लिफ्ट की आवाज आई तो उस आवाज को सुनकर अब अब्दुल कहता है, मीटिंग तो 2 घंटे बाद है ना चिराग, तो अभी कौन आया है? अब अब्दुल की इस बात पर चिराग कहता है, पता नहीं यार, यहाँ पर अभी को इस समय कौन आ सकता है। ये सोचते हुए ही वो दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि तभी सामने से सनी के साथ यहाँ पर अनिका वहां पर आ रही थी। अपनी अनिका मैडम को सुबह सुबह यहाँ पर देखकर अब्दुल और चिराग दोनों ही अब अपना सिर उनके सामने झुकाकर अनिका को ग्रीट करते हैं। हालांकि वो हैरान भी होते हैं। यहाँ अनिका भी अपना सिर झुकाकर उन्हें टाइम वेस्ट करती है। तो वो अब उनसे कहती है, तुम्हारे सर कहाँ पर हैं? अनिका की इस बात पर अब चिराग कहता है, मैडम सर तो कॉन्फ्रेंस हॉल में हैं। अब चिराग की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, क्या भी कोई मीटिंग है क्या? अब अनिका की इस बात पर चिराग कहता है, मैडम मीटिंग अभी तो नहीं है, क्योंकि अभी मीटिंग खत्म हुई है मैडम। लेकिन एक मीटिंग अभी 2 घंटे के बाद होने वाली है और उसके बाद तो बैक टू बैक मीटिंग है। उसके बाद फिर किसी भी पल के लिए रेस्ट नहीं होगा। अब चिराग की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, सारी मीटिंग आज की कैंसिल कर दो चिराग। अनिका की ये बात सुनते ही अब चिराग एकदम से ही हैरान हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर रोहित ने तो उसे आज की आज ही सारी मीटिंग अरेंज करने के लिए कहा था और उसके कहे अनुसार उसने सारी की सारी मीटिंग आज ही अरेंज कर दी थी। लेकिन यहाँ पर उसकी अनिका मैडम यहाँ पर आने के बाद उन्हें कैंसिल करने की कह रही है। इसलिए अब यहाँ पर चिराग बेचारा बीच में किसी कस में फंस गया था और अब वो यहाँ पर काफ़ी हिम्मत करते हुए कहता है, लेकिन मैडम हम अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। आने वाली 4 मीटिंग हमारी कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए उन मीटिंग को तो हम कैंसिल कर ही नहीं सकते हैं मैम। ये मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज की रेपुटेशन की बात है, क्योंकि अगर हमने इन कंपनियों के साथ आज की मीटिंग कैंसिल कर दी तो सच में पता नहीं हमारे बारे में ये लोग क्या क्या सोचेंगे। चिराग की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, क्या कैंसिल नहीं किया जा सकता इस बात पर अब चिराग कहता है, मैडम वो सर ने ही सामने से इस मीटिंग को रखा है, तो अब यहाँ पर इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। यहाँ सॉरी मैडम। यहाँ चिराग की बात को सुनकर अनिका कहती है, क्या सारी मीटिंग को अटेंड करना जरूरी है मिस्टर मारवा के लिए? मेरा मतलब है कि क्या सनी इन मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता है? मेरा मतलब है कि मीटिंग की सारी तैयारी तो हो ही गई होगी ना, यहाँ तो सिर्फ क्लाइंट को कन्विंस करना है, तो उसको तो सनी भी तो कर सकता है मिस्टर मारवा की जगह। तो क्या इस मीटिंग में मिस्टर मारवा का प्रेजेंट होना जरूरी है क्या? क्योंकि अगर ये मीटिंग कैंसिल नहीं हो रही है तो फिर सनी इन मीटिंग को अटेंड कर सकता है। अनिका की इस बात पर अब चिराग कहता है, नॉट पॉसिबल मैम, क्योंकि ये नहीं हो सकता, क्योंकि सर ने ये मीटिंग खुद लेने के लिए आज ही सारी फिक्स की हैं। इधर ये सुनते ही अब अनिका कहती हैं, ठीक है चिराग, और ये कहते हुए ही अनिका अब कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जाने लगती हैं और उसके पीछे अब सनी भी उसके पीछे ही जाने लगता है। यहाँ सनी अब जाते हुए अनिका से कहता है, भाभी आप मुझे क्यों फंसा रही हैं? अरे जिनके साथ भैया की मीटिंग है ना, वो हमारे पुराने इन्वेस्टर हैं जो हमें छोड़कर चले गए थे। उन लोगों को तो सिर्फ भैया ही हैंडल कर सकते हैं ना। अरे आप क्यों मुझ जैसे बेचारे, अरे मुझे क्यों फंसाना चाहती हैं? मुझे देखिए बिजनेस की इतनी अच्छी नॉलेज भी नहीं है, और वैसे भी वो इन्वेस्टर हमारे बहुत ही पुराने इन्वेस्टर हैं और उनका नेचर भी कुछ ठीक नहीं है। इसलिए मुझे मत फंसाना प्लीज भाभी, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने मिस्टर मारवा के चक्कर में मेरी बलि मत चढ़ा देना। यहाँ सनी अब अनिका को ये सारी ही बातें कर रहा है। वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उसे ऐसा काम करने के लिए ना बोले। यहाँ अनिका सनी की बातों को सुनकर सनी से कहती है, तुम अभी यहीं पर रुको सनी, मैं बस अभी आती हूँ। अनिका की इस बात पर अब सनी कहता है, ठीक है भाभी। यहाँ सनी अब वहाँ पर अनिका
अनिका के कहे अनुसार बाहर ही खड़ा रह जाता है और यहाँ अनिका के हाथ अब यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल के दरवाजे को खोलने ही वाले थे कि तभी चिराग अब अनिका को रोकते हुए कहता है, मैडम वो सर ने कहा है कि वो कुछ देर अकेले रहना चाहते हैं, उन्होंने किसी के भी आने से मना किया है। चिराग की इस बात पर अब अनिका कहती है, तुम्हारे सर काफी वक्त से अकेले ही रह चुके हैं चिराग, और मैंने उन्हें काफी स्पेस भी दे दिया है क्योंकि उन्हें अकेला रहना था, तो मैंने उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन इससे ज्यादा स्पेस देना मेरे लिए अब पॉसिबल नहीं है। सॉरी, मैं अब आपके सर के इन रूल्स को नहीं मान सकती हूँ। इधर अनिका की ये बात सुनते ही अब चिराग और अब्दुल अब एक दूसरे को ही देखने लगते हैं कि आखिर उनकी अनिका मैडम ये क्या कह रही हैं, और वो ना तो अनिका को अंदर जाने से रोक पा रहे थे और ना ही अब उनकी और ज्यादा हिम्मत हो रही थी। यहाँ अनिका अब उस रूम के दरवाजे को खोलकर अंदर चली जाती है। जैसे ही अब अनिका अंदर जाती है तो वो देखती है कि रोहित खड़ा होकर विंडो की तरफ ही देख रहा था। यहाँ रोहित बिना पीछे मुड़े कहता है, क्या हुआ है चिराग? मैंने कहा था ना कि मुझे अकेले रहना है, और मैंने तो तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए बोल दिया था, तो तुम अभी तुम यहाँ पर वापस क्यों आ गए हो? देखो चिराग, मैं किसी से भी मुझे कोई भी बात नहीं करनी है, इसलिए अभी जब तक अगली मीटिंग का समय नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ से जाओ और मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, क्या हो गया है मिस्टर मारवा आपको? या अब एकदम से अनिका की आवाज को सुनकर अब रोहित एकदम से ही हैरान हो जाता है क्योंकि रोहित ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसके इतना मना करने के बाद भी अनिका यहाँ पर उससे मिलने के लिए आ जाएगी। इसलिए अब यहाँ पर रोहित पीछे मुड़कर अब अनिका को देखने लगता है। यहाँ अनिका जब रोहित को देखती है तो उसकी आंखें काफी सूजी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित न जाने कितना ही रोया हुआ हो और उसके चेहरे की थकावट साफ साफ दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर अब अनिका कहती है, क्या हाल बना लिया है आपने खुद का मिस्टर मारवा? अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, क्या हुआ है मुझे अनिका? मैं तो देखो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो क्योंकि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम भले ही एक डॉक्टर बेशक होगी अनिका, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ तो मैं ठीक हूँ। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका रोहित के पास आकर कहती है, अच्छा मिस्टर मारवा आप ठीक हैं, लेकिन आपको देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि आप ठीक हैं। और ये कहते हुए ही अनिका अब रोहित के हाथ को पकड़कर अब उसे एक चेयर के पास लेकर जाने ही वाली थी कि तभी रोहित ने अनिका को कसकर गले से लगा लेता है। या अनिका भी अब रोहित की पीठ को सहलाने लगती है। यहाँ रोहित बस एकदम से ही खामोश होकर खड़ा रहता है और यहाँ अनिका बस रोहित की खामोशी को उसे गले लगाते हुए ही समझ रही थी। यहाँ रोहित अब अनिका से कहता है, मेरा क्या वजूद है अनिका? सच में मेरा तो पूरा का पूरा वजूद ही हिल गया। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, क्या बात कर रहे हैं मिस्टर मारवा? अरे पहले आप अपने दिमाग को तो शांत कीजिए ना, क्योंकि कुछ भी बात करने से पहले आपके दिमाग का शांत होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए सबसे पहले आप मेरी बात सुनिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए और यहाँ आराम से बैठिए। ये कहते हुए ही अनिका अब रोहित को आराम से एक चेयर पर बिठा देती है और एक चेयर को खुद रोहित के सामने लेकर आती है और वो भी खुद रोहित के सामने ही अपनी चेयर को लगाकर बैठ जाती है। अब यहाँ पर रोहित के सामने उस चेयर पर बैठने के बाद अब अनिका यहाँ पर रोहित के हाथ को पकड़कर कहती है, मिस्टर मारवा खुद को संभालिए, क्योंकि इस समय आपको खुद को संभालना होगा, क्योंकि अब यही आपके लिए सबसे जरूरी हो गया है, क्योंकि आप इस समय कुछ अच्छी तरह से सोच नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं है आपका वजूद? क्या किसी के कुछ भी कहने से आपका वजूद खत्म हो जाएगा क्या मिस्टर मारवा? अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, मुझे जीने का कोई हक ही नहीं है अनिका। मैं बस अपनी माँ की एक गलती हूँ और शायद इसलिए ही मेरी माँ ने मुझे मेरे बचपन में ही छोड़ दिया था। मैं किसी का प्यार डिजर्व ही नहीं करता हूँ। अरे सच में सही कहा। अरे मेरी माँ ने सही किया कि उस समय मुझे अकेला छोड़ दिया। इस बात पर अब अनिका कहती है, कुछ भी मत बोलिए ना मिस्टर मारवा, आप पता नहीं कौन सी बात को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं।
अरे सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं तो आप ऐसे किसी भी दो इंसिडेंट को एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते। यानिका और रोहित बात कर ही रहे थे कि तभी उसी वक्त अब दरवाजे पे नोक होने की आवाज़ आती है। जैसे यानिका और रोहित ने दरवाजे के नोक की आवाज़ को सुना तो दोनों अब खुद को संभालते हैं, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर ऑफिस में थे और यहाँ पर रोहित की हालत सच में काफ़ी ही इमोशनल हो रखी थी। इसलिए वो यहाँ पर रोहित अब अपने पास रखी हुई अब बैल को बजा देता है और कुछ ही देर में जब दरवाजा खुला तो यहाँ पर सामने स्वाति मल्होत्रा खड़ी हुई थी। स्वाति मल्होत्रा को सामने खड़ा देखकर अनिका और रोहित दोनों ही यहाँ पर अब अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अब रोहित के ऑफिस के अंदर आ जाती है और वहाँ पर अब वो यहाँ पर उसके कैबिन में आने के बाद अब उसके दरवाजे को बंद कर देती है।